So my name is Samartha Chaudhary. I am currently pursuing first year MBBS. I cracked NEET 2023 with the score of 605 marks, and I am a dropper. Last year I scored 450 marks, and within month of I think 5 months, I raised my marks by 150. So today I am going to discuss my strategy and how you can approach it. Whatever be the your level, आप कहाँ पर भी खड़े हो, वहां से आप कैसे एक डिसेंट स्कोर नीट में ला सकते हो बचे हुए टाइम में। मे बी इस बार भी नीट मे के फर्स्ट वीक में होने वाला है, और वैसे देखा जाए तो नीट के लिए 4 से 5 मंथ अभी भी बचे। तो उस 4-5 मंथ को हम किस तरह से यूटिलाइज करें कि हम सिलेक्शन डेफिनेटली ले सकते हैं। सबसे पहले मैं लिवागिन के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था थ्रू आउट द ईयर, जब लास्ट का जब टाइम आया तो मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स 550 के अराउंड रह रहे थे। तो उस वक्त मुझे काफी डिमोटिवेशन मिलता था, मतलब मेरा होगा नहीं होगा, किस तरह से होगा, फाइनल में भी मेरा यही स्कोर रहेगा। और ओके सॉरी, उस वक्त मैंने लिवागेन के बारे में समझा। गूगल इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे लिवागेन के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस है। उसके बाद मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, और फिर बाद में उनके मेंटर्स ने, मतलब जो नीट क्रैक कर चुके और एमबीबीएस अभी कर रहे, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया। उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से बताया कि किस तरह से मुझे इस फेज में अप्रोच होना है। लास्ट के 2 वीक्स में किस तरह से अपने आप को काम डाउन रखना है और किस तरह से मोटिवेट रह के अपना बेस्ट एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो लिवागेन एक, पर मेरे साथ एक डीमेरिट ये हुआ कि मुझे लिवागेन के बारे में बहुत लेट पता चला। उसके वजह से मैं इतना, मतलब फायदा इस प्लेटफॉर्म का नहीं ले पाया। लिवागेन एक ऐसा प्रोग्राम और ऐसा मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है जिसमें जो स्टूडेंट एमबीबीएस में नीट क्रैक करके सिलेक्ट हुए वही आपको गाइड करेंगे, और उनके, मतलब उनके एक्सपीरियंस के अंडर आप भी अपने एग्जाम में बहुत बेहतरीन कर सकते हो। सो अभी हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, मैंने अपनी प्रिपरेशन किस तरह से की थी। तो जब भी मैंने, मेरा स्कोर फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, मेरा 450 मार्क्स रह गए थे और मेरा काफी नंबर से सिलेक्शन रह गया था। उसके बाद में मैंने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया, और जब मैंने ड्रॉप लेने का डिसाइड लिया तो आई थिंक इट्स अराउंड दिसंबर। तो एग्जाम के लिए 4 से 5 मंथ ही बचे हुए थे। तो बचे हुए टाइम में मैं किस तरह से, मतलब अपने आप को यूटिलाइज करूँ, क्योंकि एक ड्रॉपर का लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज क्या होती है, एक इंफीरियरिटी, कि किस तरह से मुझे आगे प्रोसीड करना है। क्योंकि एक बार मैं फेल हो चुका हूँ तो अगली बार मैं कैसे सक्सेसफुल हूँगा, तो वो मेरे अंदर एक इंफीरियरिटी की बात थी। तो उसको हटा के मैंने प्रिपरेशन चालू की, और थ्रू आउट द ईयर मेरे भी लाइफ, मतलब बहुत बार अप्स एंड डाउन आते रहे, और कभी रिवीजन नहीं हो रहा है, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही, कभी कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फाइट करके मैंने नीट क्लियर किया। और सबसे बड़ी बात, मेरे प्रिपरेशन में क्या मिस्टेक्स रहे, तो सबसे सबसे पहली मिस्टेक की रेगुलर टाइम पे टेस्ट ना देना, ये सबसे ज्यादा मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि आप पढ़ तो सब लेंगे, पर आपको फाइनल एग्जाम में जाके परफॉर्म ही करना है, और यदि आप परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका पढ़ना पूरी तरह से, मतलब कोई फायदा नहीं है। और सबसे सेकेंड नंबर की जो मेरी मिस्टेक जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो है रिविजन। क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है, आप पढ़ तो सब लोगे पर फाइनल दिन आपको इतना सारा नीट का सिलेबस कुछ भी याद नहीं रहने वाला। तो आपको हर रोज, मतलब जितना घंटे आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यदि आप 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कम से कम आधा घंटा तो रिवीजन करना ही करना है। और रिवीजन एक ऐसी चीज है जिसके वजह से ही आप एग्जाम क्रैक करें। जो बच्चा सिलेक्ट होता है और सिलेक्ट नहीं होता, उनमें एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वो है ओनली एंड ओनली रिवीजन। क्योंकि आप पढ़ तो सब लोगे, पर फाइनल एग्जाम में आपको, नीट का पेपर टाइम बाउंड एग्जाम है, आपको 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, 3 आवर एंड 20 मिनट में। तो उसमें सबसे ज्यादा चीज मैटर करती होती है स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होने जरूरी है, तभी आप बहुत कम समय में अच्छा कर सकते हो। और
रही बात स्ट्रेटजीज की, तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब इस साल थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। मतलब काफी सारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, काफी सारे टॉपिक्स जो पिछले साल थे वो इस साल नहीं आने वाले। आपका सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है और काफी सारा वेरिएशन है। तो पेपर कैसा हो सकता है इस पे तो हम डेफिनेटली कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पर पर नीट का पेपर इस तरह से डिजाइन होगा कि कोई भी क्वेश्चन आए वो स्टूडेंट 40 सेकेंड या 50 सेकेंड में सॉल्व कर सकता है। मतलब एक्यूरेसी पे ज्यादा, एक्यूरेसी एंड स्पीड बेस्ड पेपर ज्यादा हो सकता है। और रही बात तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में सबसे सबसे पहले ये देखा जाए हमें बायोलॉजी कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है। और 90 क्वेश्चन जो बायोलॉजी में आने वाले हमें वो 30 से 40 मिनट में कम से कम करना ही है। तभी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में बचा हुआ टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम उधर डिवोट कर सकते। बायोलॉजी को 40 या 50 मिनट में कैसे कर सकते? तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे एनसीईआरटी की हर एक लाइन हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। वो हर कोई बताते हैं, पर करना कैसे? एनसीईआरटी को हर एक चीज आपको मेमोराइज कैसे होगी? उसके लिए सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि एनसीईआरटी की डायग्राम्स, एनसीईआरटी के किस चीज पे पेपर फ्रेम हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी मोर ओवर एग्जॉस्ट हो चुकी है। 20 साल मतलब 10 साल पेपर बनाया है वही किताब से। तो एग्जामिनर चाहता है कि कुछ अलग बनाए, कुछ अलग चीज पे क्वेश्चन फ्रेम करे। तो असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, इन सारे चीजों पे पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा शिफ्ट हो रहा है एग्जामिनर का। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की बात करें तो उसके लिए आपको हर एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का एज इट इज दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। यदि आपके दिमाग में प्रिंट नहीं है तो डेफिनेटली आप उस वक्त स्ट्रगल करोगे और आपको चीजें याद नहीं आने वाली। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए आपको हर एक चीज पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन फ्रेम करना है। और ट्राई करें, जब लोग बोलते हैं एनसीईआरटी को 20 बार पढ़ना है, 50 बार पढ़ना है, पर मुझे वो प्रैक्टिकली चीज इतनी रिलेटेबल नहीं लगती कि हम 50 बार पढ़े क्यों, यदि आपको कोई भी चीज 10 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ के भी याद हो रही है। वैसे भी आपकी कोई भी चीज आपकी मेमोराइज है, तो आप वो चीज को बार बार क्यों रिपीटेडली पढ़ाई करें? एनसीईआरटी में ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी टॉपिक हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, बॉटनी का, उसके हर एक लाइन पे आप क्वेश्चन बनाने की सोचे। और उन क्वेश्चन को जब भी दिन में 1 घंटा सोने से पहले या सुबह उठने के बाद ट्राई करें, उन क्वेश्चन को आंसर करें। और जिन क्वेश्चन को आप आंसर कर पा रहे हैं वो आपके पॉइंट्स अच्छे, और जिनको नहीं कर पा रहे तो आपको देखना है वो मुझे क्यों याद नहीं हो रहे। हर एक क्वेश्चन पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बना के ही अप्रोच करना है। ये रही बात स्टेटमेंट या फिर कंटेंट वाले चीज पर। सेकेंडली, एनसीईआरटी के डायग्राम्स है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम को किस तरह से अप्रोच करना, डायग्राम में ट्राई करें आप जो भी डायग्राम के लेबल है उधर एक स्टिकी नोट आता है उसको चिपका के रखें और ट्राई करें उसको कवर करें। और जब भी आप डायग्राम्स को रिवाइज करेंगे उसको ओपन करके देखें कि मैं इस चीज का मतलब जो लेबल है, जो भी नेमिंग है वो कर पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। और एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड देखा गया कि एग्जाम्पल्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्राई करें आप निमोनिक्स का यूज करें। और जो भी मतलब एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस मोमेंट पे ऐसा आप कर सकते हैं कि हर चीज पे आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि ये टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल, उससे आप कौन किस किस तरीके से क्वेश्चन पॉसिबल है। और उन क्वेश्चन का यदि आप आंसर करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज ज्यादा टर्म में मेमोराइज रहेगी, क्योंकि पैसिवली रीड करके वो इतना अच्छे से आपको रिटेन नहीं होगा और एग्जाम में भी आपको याद आने की चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक में सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये ट्राई करो, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करना है। इनऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन करना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा रिसेंट ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो रिएक्शन और मतलब रट्टा बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो ज्यादा करके थेरी कंटेंट और इससे आ रहे। थेरी के डीप एनालिसिस या फिर जो भी एनसीईआरटी के टेबल है, चार्ट से, डायग्राम से, उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे। और फॉर एग्जाम्पल एक आधा ऑर्डर है डाइपोल मूवमेंट, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में और ट्रेंड है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी है और उसको वो लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी में ना कि सिर्फ टेक्स्ट और डायग्राम्स और फ्लो चार्ट, हर चीज से आपको क्वेश्चन बनाना है। जितना भी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हर एक चीज का
हर एक चीज के ऊपर आपको क्वेश्चन बना के ही अप्रोच करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का जितना भी कंटेंट है वो मोर ओवर यूज हो, एग्जामिनर को भी ये चीज पता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा वो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वो ऑलरेडी स्टूडेंट आंसर कर सकते हैं। तो मेजोरिटीली केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आएगा वो मोर ओवरली थ्योरी के ऐसे टॉपिक पे होगा जो भी टच, आपने 2023 का भी पेपर देखा होगा, और उस पेपर में भी आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन इस तरह से थे जो प्रीवियसली पूछे नहीं गए थे। सॉरी, रही बात ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक इज 90% अबाउट मेमोराइजेशन एंड 10% अबाउट लॉजिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर चीज का मैकेनिज्म याद होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको हर चीज के शॉर्ट में वो रिएक्शन है और उसको आंसर कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। सॉरी, और ऑर्गेनिक में जब भी आप पढ़ाई करो तो रिवी पढ़ते समय एनसीईआरटी बेस ही पढ़ाई करो। एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन है उनमें से ऑर्गेनिक में सबसे किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो वो चार चीजों पे ऊपर फ्रेम हो सकते हैं। एक तो रिएक्शन, उसका रेट रेट लॉ, तीसरी चीज उसका रेट रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और चौथी चीज वो रिएक्शन के ऊपर मैकेनिज्म के ऊपर कुछ टिप, मतलब उसका इंटरमीडिएट कैसा है और उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, इसके ऊपर मोर ओवरली ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में इज ओनली एंड ओनली फॉर्मूला बेस। आपको यदि फॉर्मूला आता है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में ट्राई करें कि आप ऐसी मतलब बुक बनाए जिसमें सारे के फॉर्मूला आपको नोट डाउन करें और उन फॉर्मूलों को बार बार आप रिवाइज करें। और ट्राई करें सुबह उठने के बाद जब भी आप ब्रश करें और जो भी आपका डेली रूटीन है, ब्रेकफास्ट करें, मैं तो ऐसे ही करता था कि सामने फॉर्मूले की बुक रखी और उनको 2-3 बार अच्छे एक सारे फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज किया। और ट्राई करें फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक फॉर्मूले के ऊपर आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करके रखें। और क्वेश्चन इतने भी हाई फाई लेवल के नहीं आने वाले, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे जिसमें फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और रही बात सबसे बड़ा कंसर्न की बच्चों की, हमें याद नहीं रहता है। वो मेरे साथ भी होता था कि कोई भी चीज आज पढ़ी 4-5 दिन के बाद भूल जाना, और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो उसमें सबसे बेस्ट चीज जो वर्कआउट करती है वो है स्पेस रेपिटेशन। स्पेस रेपिटेशन एक चीज जो है वो सुनने में थोड़ी मुश्किल लगती है, पर यदि आप फॉलो करोगे तो वो चीज आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका रिवीजन करने का ये है। कोई भी यदि आपने पढ़ाई की, लेक्चर देखा, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर आपने पढ़ाई की, एक सेकंड, पढ़ाई की आपने तो लेक्चर देखा, उसके नोट्स बनाए, तो ट्राई करो उन नोट्स को आप सबसे पहले 5 मिनट बैठ के आंख बंद करके रिवाइज करो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या फॉर्मूले उसमें बताएंगे, क्या क्या एग्जाम्पल दिखाएंगे, किस तरह से थ्रू आउट द लेक्चर प्रोसेस हुआ। ये आपको सबसे पहले लेक्चर होने के बाद ही कर लेना। उसके बाद ये हुआ आपका फर्स्ट रिवीजन। सेकेंड रिवीजन आपको यदि आपने सबसे पहले रिवीजन किया, सेकेंड रिवीजन आपको 20 मिनट्स थरोली उसी टॉपिक को वापस करना है, वो आपका सेकेंड सेकेंड टाइम रिवीजन। थर्ड टाइम आप जब भी रिवाइज करोगे रात को सोने से पहले हाफ एन आवर 1 आवर, जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता है थ्रू आउट द डे आपने पढ़ा, तो उसको वापस से आपको रिवाइज करना है। ये हुए आपके एक दिन में 3 बार। अगली दिन जब भी आप फिर से पढ़ने को बैठोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका लेक्चर है तो लेक्चर से पहले 10-15 मिनट कल मैंने क्या पढ़ा उसको फिर एक बार गो थ्रू कर लेने का। तो आपको ये हो गए फोर्थ टाइम रिवीजन। फिफ्थ टाइम जब भी आप रिवाइज करोगे, मतलब जिस दिन आप 20 मिनट्स रिवीजन स्लॉट लोगे उसमें 5 मिनट पहले ही आपको जो आपने पहले पिछले दिन पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। ऐसे आपके हो गए 2 दिन में 5 बार रिवीजन। और जब भी आप थर्ड डे फिर से नेक्स्ट लेक्चर को बैठोगे तो आपका फर्स्ट डे और सेकेंड डे का फिर से आपको रिवाइज करके बैठना है। ऐसे आपके मतलब पूरे 72 या फिर 48 आवर्स में आपने 5-6 बार एक ही चीज को रिवाइज कर लिया। और जब भी कोई भी चीज को आप 5 से 6 बार
छोटी डार से पहले रिवाइज करें तो वो चीज आपको परमानेंटली याद रहती है। ये एक सबसे वेल प्रूफ तरीका है पढ़ाई करने का। और रही बात, बहुत लोग यहाँ पे 12th में अगर उनको ये इश्यू होगा कि बोर्ड्स में कैसे परफॉर्म करे और साथ ही साथ नीट में कैसे करे, तो ट्राई करें इस वक्त जब भी आपके 2 3 मंथ में बोर्ड्स आ रहे, तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप जो भी टॉपिक 12th के है वो पहले ज्यादा कवर करें, क्योंकि आपको बोर्ड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी टॉपिक उसके रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी नॉर्ड्स इक्वेशन और जो भी सारी चीजें वो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो ट्राई करें उस वक्त आप केमिकल इक्विलिब्रियम को रिवाइज करें। और जो भी चीजें सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिलेटेड है, उसमें जो मोल कॉन्सेप्ट, मोलरिटी के रिलेटेड जो भी चीजें, वो आप उस वक्त सेम बेसिक कंसेप्ट की चीजें आप रिवाइज कर लेंगे। और फॉर एग्जांपल आपको मतलब टॉपिक को इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना है, क्योंकि यदि आपका 11 बहुत वीक रह गया तो ट्राई करें पहले 12th को अच्छे से कवर करें, और 11 के जो पहले 4 चैप्टर है उनके बेसिस पे ही 12th के सारे चैप्टर फ्रेम होते हैं। वो थे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड केमिस्ट्री एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन 4 चैप्टर पे ही सबसे ज्यादा बेसिक फ्रेमवर्क होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th में यदि आपको ऑर्गेनिक अच्छे से करना है तो एक ही चैप्टर आपको मास्टर करना पड़ेगा, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और रही बात 12th के फिजिक्स में जो भी और सबसे पहला पार्ट है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न मैकेनिक्स, उसमें सबसे ज्यादा फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन बना के ले जाओगे। और एनसीईआरटी के जितने मतलब फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मोर देन 60% एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स एग्जाम्पल से ही आ रहे हैं। तो ट्राई करें किसी भी हाई फाई मॉड्यूल या फिर सॉल्व करने से पहले कोई भी बुक सॉल्व करें, एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करें, क्योंकि पेपर में आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी के उसमें ही डेटा चेंज करके और मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। और सेकेंडली एनसीईआरटी के जो भी फिजिक्स में असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें पॉइंट्स टू पॉन्डर ओवर नाम से क्वेश्चन एनसीईआरटी में सेक्शन है, उसमें से ही ज्यादातर एनसीईआरटी के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिजिक्स मोर ओवर 100% क्वेश्चन में से 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी के, 15% क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, 10-15% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के, और जो कि जेई मेंस के क्वेश्चन है जो कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं रिसेंटली अब 20 to 23 2 साल के जितने भी जेई मेंस के क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाएंगे। और उसके बाद आएंगे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मोर ओवर जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए उनमें से एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुए विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, विदाउट चेंजिंग डेटा। ये पूरा फिजिक्स का ब्रेकअप हुआ। मोर और ओवर 50 से 60% क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर से ही बिल्ड हुआ आएगा फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में इस साल तो बहुत डीप क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिस्ट्री में ट्राई करें कि एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक में ज्यादा से ज्यादा, एक सेकंड, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप इनऑर्गेनिक में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इंटेक्स ही फ्रेम किए थे। आप ट्राई करें कि हर एक लाइन से आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये पी ब्लॉक का चैप्टर है, इधर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो ट्राई करें कि यहाँ पे यदि आपने मतलब हाईलाइट के इम्पोर्टेंट जो जो टॉपिक्स मार्क किए, ट्राई करें इधर मतलब उससे कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और उसको हमेशा जब भी रिवाइज करें तो आंसर देने की कोशिश करें। और लास्ट में आएंगे मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी पे। लास्ट के 2 मंथ और 1 मंथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना। भले आपके नंबर कितने भी आए, पर मॉक टेस्ट आपको ये चीज जज नहीं करता कि आपका एग्जाम में वही स्कोर आएगा और वही आपका लेवल होगा। मॉक टेस्ट इसलिए दे कि आपको जब भी आप मॉक टेस्ट दे तो 100 से 200 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे, और एट द एंड एग्जाम में किस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, आपका एग्जाम टेम्परामेंट किस तरह से, वो आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। पहले फिजिक्स सॉल्व करना है, केमिस्ट्री सॉल्व करना है, बायो सॉल्व करना है, जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तब भी आपको ये चीज समझ में आएगी कि आपका एक्चुअल एग्जाम में लेवल क्या है। और बहुत से स्टूडेंट मैं ऐसे भी जानता हूँ जिन्होंने मॉक टेस्ट में
अच्छा स्कोर मतलब नहीं कर रहे थे, फाइनल एग्जाम में उन्होंने जाके फोड़ दिया कि मॉक टेस्ट में 450 500 के रेंज में आ रहे हैं और फाइनल में जाके उन्होंने 600 से ऊपर स्कोर किया। तो मॉक टेस्ट पे स्कोर को कभी भी इस तरह से नहीं ले रहा कि मॉक टेस्ट में मेरे कम नंबर आ रहे हैं। यदि आपके कम नंबर आ रहे हैं तो उसको एनालाइज करो, कौन से टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक को आपको इम्प्रूवमेंट करने की इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो जितने भी आपके मिस्टेक हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, ट्राई करें एक बुक नोटबुक में आपको नोट डाउन करें और लास्ट के मंथ में उन्हीं टॉपिक को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप सारी चीजें तो रिवाइज नहीं कर सकते हो, तो उस वक्त में आपको वो नोटबुक ही ज्यादा हेल्प करेगी। आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? और बहुत लोगों को ये भी डाउट रहेगा इस मोमेंट पे कि बचे हुए टाइम में नीट क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं। तो सबसे पहले ये बात समझ लो, अभी तक जितना जैसे भी आपने प्रिपेयर किया है, जिस तरह से भी आपका प्रिपरेशन हुआ है, स्टार्टिंग से जो भी आपका जो 1.5 साल गुजरा होगा, 1.5 साल 2 साल, वो टाइम आपके हमेशा ग्रोथ में हेल्प करेगा। पर जो बचे हुए 4-5 मंथ है वो ही आपके परफॉर्मेंस में काम आएंगे। जो भी पढ़ाई आप यहीं पे करोगे, जितने भी आवर्स 10 घंटे 12 घंटे डेली पढ़ाई करोगे, वही पढ़ाई के आपको फाइनल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होने वाली है। क्यों? और रही बात, आपने यूसेन बोल्ट का एग्जाम्पल देखा होगा। यूसेन बोल्ट जब भी रेस में दौड़ता है तो पहले 70% जो कि 30% रेस का पार्ट वो धीरे धीरे दौड़ता है। 70% टाइम वो 70% जो रेस का पार्ट है वो पहले पहले 30 मिनट में नहीं, बाद में वो 30% में कवर करता है। वो पहले जब भी आप दौड़ते हो उसको देखोगे वो बहुत पीछे रहता है, पर जब भी लास्ट के 30 मिनट आते हैं वो इतना जोर से दौड़ता है। वही आपका समय, आपको जो कुछ भी पिछला फेज होगा, मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरा मेरा अच्छे से मेरा बहुत सारा बैकलॉग है, वॉट एवर योर प्रॉब्लम, आपको ये बचे हुए टाइम में पूरी अपनी जान लगा देनी है। क्योंकि जो सिलेक्शन होते हैं वो लास्ट के 2 मंथ में ही डिसाइड होते हैं, कौन सिलेक्ट होगा या कौन सिलेक्ट नहीं होगा। लास्ट के 2 मंथ में जितने भी आप मेहनत करोगे वही फाइनल आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होने के, ना कि पहले आपने कितने पढ़ाई की और थ्रू आउट द ईयर आपने कितने पढ़ाई की। और और कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स में बहुत लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती है। फिजिक्स में सबसे पहले ट्राई करें आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा चीज है कि आप यदि समझेंगे नहीं तो आप क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और फिजिक्स में नीट में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। मोर ओवर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला बेस ही आते हैं। और रिसेंट पैटर्न में ये देखा गया कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पहले के जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के ऊपर क्वेश्चन को चेंज करके डिराइव किए जाते हैं। और जो भी एनसीईआरटी में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए उन्हीं के थोड़े फार मॉडिफाई करके पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स में ट्राई करें सबसे पहले, आप कोई भी मतलब लेक्चर देखेंगे और जो जिस तरह से भी पढ़ाई करेंगे, आप पढ़ने के बाद जो भी फॉर्मूले आपने लर्न किए उनको एक पेज पे नोट करेंगे। जितने भी आज थ्रू आउट द डे आपने फॉर्मूले सीखे, 10 दिन 10 फॉर्मूले 15 फॉर्मूले, और उन फॉर्मूले को हर फॉर्मूले के ऊपर 10 10 20 20 न्यूमेरिकल ट्राई करें सॉल्व करने की। और फिजिक्स में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। और सॉरी, फिजिक्स में बहुत हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। जितने भी क्वेश्चन का लेवल होता है वो मीडियम या फिर इजी लेवल पे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। और रही बात पेपर सॉल्व करने की टेक्निक की, ट्राई करें फिजिक्स में थ्रू आउट द पेपर जिस तरह से भी आप ट्राई करना चाहते हैं। मैं पर्सनली फिजिक्स पहले सॉल्व करता था, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो आप बाद में अप्रोच करने के लिए देखोगे। क्योंकि बायो फर्स्ट सॉल्व किया मेरे बाद मेरे साथ ऐसा होता था कि 1 घंटा पहले बायो सॉल्व किया, 1 घंटा या आधा घंटा। तो उससे रिलेटेड सबसे पहली बात ये
कि बाद में दिमाग जाके एग्जॉस्ट हो जाता था, उसके वजह से आपको आपको बाद में फिजिक्स सॉल्व करने में मुझे थोड़ी दिक्कत है, तो मैं ट्राई करता कि सबसे पहले फिजिक्स सॉल्व करूं। इन लोगों को ऐसा होता है कि पहले फिजिक्स सॉल्व करने से उनको ये फियर होता है कि बाद में मैं बायो तक पहुंचू ना या ना पहुंचू, क्योंकि फिजिक्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो वो लोग सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आपको एग्जाम के वक्त ट्राई करना है मॉक टेस्ट देते हुए कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करें, कि पहले केमिस्ट्री मेरे लिए फिट बैठती है, पहले फिजिक्स फिट बैठती है, बायोलॉजी फिट बैठती है। और रही बात लास्ट मंथ में मैंने कैसे पढ़ाई की थी, तो लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ाई और बाकी चीजें में बैलेंस बना के रखो, ताकि पूरा दिन आप पढ़ाई करें, जो भी आपकी हॉबीज है, और आपको ब्लॉग देखना अच्छा लग रहा है, आपको वॉट एवर आपकी हॉबी है, उसको भी परस्यू करें, क्योंकि वो आपको एक अंदर हैप्पीनेस देगी। और ये पढ़ाई हैप्पी होके करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आप पूरा दिन पढ़ के आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो लास्ट मंथ में ट्राई करो, आप ज्यादा से ज्यादा फोकस रिवीजन पे करो, और मॉक टेस्ट पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। दिन में ट्राई करो एक मॉक टेस्ट तो आपको कम से कम लिखना ही है, और मॉक टेस्ट लिखने के बाद उसके एनालिसिस पे ज्यादा टाइम दो। और अभी देखा जाए आपके बोर्ड्स एग्जाम आने वाले, तो ट्राई करो कि सबसे पहले बोर्ड्स के रिलेटेड एनसीईआरटी और बोर्ड्स के रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है वो पहले कवर करो, और उसके ऊपर जितने भी टाइम मिलता है डेली, यदि आप दिन का ब्रेकअप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम इस मोमेंट पे तो आपको 6 से 8 घंटा तो मिनिमम सेल्फ स्टडी के लिए देना ही। यदि आप 6 घंटे भी सेल्फ स्टडी के लिए दे रहे हो, तो 4 घंटे थेरी के और एक से 1.5 घंटा तो कम से कम आपको प्रैक्टिस के लिए देना ही है। जो भी कंटेंट आपका बोर्ड में आ रहा है उसके रिलेटेड आप हर रोज एमसीक्यू थोड़े थोड़े 10 10 15 15 एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड आपको एमसीक्यू ही सॉल्व कर एग्जाम में करने। थेरी कितने भी पढ़ लिया, आपको एग्जामिनर थेरी नहीं पूछने वाला, आपको एमसीक्यू से ही काम लेना पड़ेगा। और सेकेंड रही बात इसकी इस चीज की कि आपको बोर्ड्स के साथ साथ नीट को मैनेज करना है, तो बहुत सा कंटेंट ऐसा होगा जो आपको नीट में आ रहा है बोर्ड्स में नहीं आ रहा है। ट्राई करें कि 1.5 महीने में जितना भी टाइम है बोर्ड्स होने के बाद, उस वक्त आपको ये चीज डेफिनेटली करनी चाहिए कि आपका जो भी चीज बैकलॉग रहा है, और जो भी चीज आप बोर्ड्स के टाइम में नहीं पढ़ा है, जो भी ड्रॉपर्स है उन्होंने तो एक बार सारी चीजें पढ़ी होगी, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और जो भी फ्रेशर्स है और जिन्होंने अब तक इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ट्राई करे 12th का सिलेबस पहले कवर करे, और 12th के साथ साथ जो भी 11th का जो भी सिंक्रोनाइज सिलेबस है, जो भी 11th में टॉपिक रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे उसके साथ में ग्रेविटेशन रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में ग्रेविटेशन कर लिया। इस तरह से आप मतलब 12th के साथ साथ 11th का भी काफी सारा पोर्शन कवर कर लोगे। और रही बात लिवागेन के बारे में, लिवागेन के जब भी आपको कोई भी इश्यू आता है पढ़ाई के रिलेटेड, स्ट्रेटजी के रिलेटेड, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, आप लिवागेन के मेंटरशिप प्रोग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नीट में जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए एमबीबीएस में, वही आपको कॉल करके गाइडेंस करेंगे, और आप इस प्रोग्राम से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट ही समझ सकता है जो इस फेज से गुजरा हुआ है, ना कि टीचर्स और बाकी लोग समझ सकते हैं एक स्टूडेंट कितना स्ट्रगल करता है पढ़ाई के रिलेटेड, और कितने सारी चीजें उसको प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ने पढ़ते हुए जो भी इस फेज से गुजरे हुए उनसे ही ज्यादा अच्छे से समझ में आई। और बाकी यही सेशन है, आई थिंक कोई क्वेश्चन हो आप तो पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली नाउ वी कैन एंड आवर सेशन। और लास्ट बात जाते जाते मैं एक बताना चाहता था, एग्जाम में पढ़ते वॉट एवर सब्जेक्ट आप फिजिक्स केमिस्ट्री पर ट्राई करें, आप एक ही बुक से पढ़े। जो भी बुक आप यदि आप कोचिंग जा रहे हो, किधर भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उधर मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड होंगे, या फिर आप सेल्फ स्टडी करो, ट्राई करें एक ही बुक को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और उसी बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़े, क्योंकि
बार एक ही चीज को बार बार रिपीटेशन, रिजल्ट तो आपका कितने भी पढ़ाई करें रिपीटेशन से ही आने वाला है। अदरवाइज आप बहुत से स्टूडेंट इतने होते हैं, उनको नॉलेज तो बहुत ज्यादा होता है, हर चीज को अच्छे से समझ में भी आती है, पर लैक ऑफ रिपीटेशन, यदि वो आप पढ़ाई में रिपीटेशन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ाई में रिपीटेशन नहीं करेंगे तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आने वाले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी बच्चा सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट नहीं होता, उसमें दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता ही है रिवीजन, और सेकंड होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और रिवीजन, यही दो चीजें जिससे आप सिलेक्ट होने वाले हो। सो आई थिंक वी हैव टू एंड आवर सेशन। और यदि अभी 4-5 मंथ जो टाइम है, इस टाइम में सबसे पहले ये ट्राई कर कि कौन से टॉपिक हाई वेटेज पे, जो भी टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उस टॉपिक को सबसे ज्यादा ध्यान दे। और टाइम और इन्वेस्टमेंट भी ये चीजें, यदि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो भी बड़े चैप्टर हो गए, रे ऑप्टिक्स वगैरह, वो वो चैप्टर इस तरह से, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ईएमआई हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, सेमीकंडक्टर, ये चैप्टर ऐसे कि आपको उनमें टाइम ज्यादा लेना पड़ेगा, पर वो इंटीग्रेटेड वे में दूसरे जगह पे काम नहीं आने वाले। और उसके वजह से आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है कि जो भी चैप्टर आप पढ़े तो वो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा होना चाहिए। और हाई इनपुट, हाई लो इनपुट और हाई इनपुट वाले टॉपिक को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देना, उसके बाद में मॉडरेट इनपुट, मॉडरेट आउटपुट। और कुछ चैप्टर्स ऐसे उसमें इनपुट ज्यादा है पर आपका आउटपुट बहुत कम आने वाला है, तो उन चैप्टर को आपको लास्ट में कवर करने को ट्राई करें, क्योंकि उसी तरह का आपका सिलेबस पूरा हो सकता है। सो आई थिंक टाइम आउट नाउ, वी हैव टू एंड आवर सेशन। सो एट द एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, और अगले साल आप यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे होगे। और कोई भी क्वेरी हो आपके स्टडी रिलेटेड, लास्ट मोमेंट तक लिवागेन के जितने भी मेंटर्स है, जितने भी स्टूडेंट पार्ट है, वो आपको आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है। आपको लिवागेन पे जाके एप्लीकेशन करना है, दैट्स इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।